नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धार्मिक मुद्दे पर सियासत क्यों, यही है बड़ा सवाल। मुद्दा लाउड स्पीकर का है, जिस पर महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने सियासी मुद्दा बना दिया है और लगातार वो धमकी दे रहे हैं कि 3 मई तक सभी मस्जिद से अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो मस्जिद के सामने वो लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले राज ठाकरे का भड़काऊ बयान सुन लीजिए। प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवत आहे? आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। वातावरण आम्ही नाही बिघडवत आहोत, आम्ही वातावरण नाही बिघडवत आहोत। हा धार्मिक विषय मुळात नाहीच आहे, हा सामाजिक विषय आहे। तो सुना आपने, ये भड़काऊ बयान क्या सियासत चमकाने के लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि देश में आजकल ऐसे ही बयानों की वजह से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। रामनवमी के मौके पर आपने देखा कि जब शोभा यात्रा निकाली गई तो 6 राज्यों में पथराव और हिंसा की घटनाएं हुई। इधर जेएनयू दिल्ली में बड़ी यूनिवर्सिटी में पूजा और नॉनवेज पर छात्र एक दूसरे के सामने आए और हिंसक झड़प हो गई। इससे पहले कर्नाटक में हिजाब पहनने न पहनने के मुद्दे को सियासी रंग देने से हिंसा की नौबत तक आ गई थी। जब देश में कानून है, संविधान है, तो धर्म के मुद्दे पर सियासत कर उन पर हिंसा करने और करवाने की नौबत क्यों आ जाती है हिंदुस्तान में? क्या सियासत चमकाने का अब यही तरीका बचा है? और इसी मुद्दे पर आज बड़े पैनल के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। राजीव पांडे जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं, बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, जुड़ गए हैं हमारे साथ। डॉक्टर वागीश सारस्वत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। साथ ही किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। और मेरे 3 सहयोगी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। राजीव रंजन को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुंबई से विनोद जगदाले हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं राजीव आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का यह तरीका है क्या? जब देश की जो असल समस्याएं हैं उनको उठाने से बात नहीं बनती या दम नहीं है, उठाया नहीं जाता, सियासत नहीं चमकाई जाती, तो फिर धर्म की आड़ पर सियासत चमकाने का एक तरीका निकाल लिया है नेताओं ने। अब राज ठाकरे तो ऐसे खुली धमकी दे रहे हैं कि वही कानून है, वही संविधान है, वही सब कुछ वही बने हुए हैं सब कुछ। पिछले कई दिनों से ऐसा चल रहा है हिंदुस्तान में। देखिए, राज ठाकरे की जो स्टाइल है वो उनके चाचा बाल ठाकरे की स्टाइल से बहुत मिलती जुलती है। उनके बोलने का अंदाज, उनके राजनीति करने का अंदाज उन्हीं से मिलता है। 60 के दशक में बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में जब राजनीति शुरू की थी तब भी उन्होंने मराठी और गैर मराठी का मुद्दा बनाया था, क्षेत्रवाद को उन्होंने मुद्दा बनाया था और धीरे धीरे वो राजनीतिक फलक पर छाते गए। और उनका जो कद है उसको वो अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कहाँ पहुंच गया। सीटों के लिहाज से वो बहुत प्रभावी बहुत दिनों तक नहीं रहते थे, लेकिन तब भी उनके बारे में कहा जाता था कि बाल ठाकरे के कहने पर मुंबई जाग जाती है, कहने पर सो जाती है। राज ठाकरे भी उसी स्टाइल में राजनीति करते हैं। हालांकि उनके पास विधायक की संख्या 1 है और चुनाव में लगातार उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है एमएनएस बनाने के बाद। लेकिन राज ठाकरे की एक फॉलोइंग है और उनकी एक बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनकी पार्टी का दबदबा है, खास करके मुंबई में तो है ही। और खास करके उपद्रव करने के मामले में राज ठाकरे की पार्टी आप देखिए पीछे उसका रिकॉर्ड रहा है। मैं जहां तक समझ पाता हूं, राज ठाकरे इस बीएमसी चुनाव के पहले अपनी राजनीति का जो वो
आप ये कहिए कि नैरेटिव सेट कर रहे हैं और थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। अब तक रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की राजनीति उन्होंने की, गैर उत्तर भारतीयों के खिलाफ उन्होंने तमाम बातें कही। अब जब राजनीति में पिछले 10 वर्षों में उनका ये फार्मूला काम नहीं किया है या उसमें उनको राजनीतिक रूप से सफलता, चुनावी सफलता नहीं मिली है, तब अब राज ठाकरे ने, मुझे लग रहा है कि हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व और नेशनलिज्म की तरफ चलने का फैसला किया है। और ये जो अभी वो लगातार ताबड़तोड़ पिछले एक हफ्ते में दूसरी तीसरी बार ऐसी बात कह रहे हैं, इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि बीएमसी चुनाव, मैंने पहले भी कहा था कि लोकल बॉडीज़ के चुनाव आ रहे हैं और जो हमेशा से महाराष्ट्र में हमेशा से एक स्पेस जो कट्टर हिंदुत्व की थी उसको शिवसेना ने उस पर कब्जा किया हुआ था। एक मराठी पार्टी और हिंदुत्व के तालमेल के साथ शिवसेना वहां पर प्रासंगिक बनी रही थी। अब जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से समझौता कर लिया, वो स्पेस राज ठाकरे पाना चाहते हैं और यही छटपटाहट है उनकी। वैसे भी अगर विटनेस देखें तो इस देश में आज़ादी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बहुत लंबे समय तक हुई, जिसको अपीजमेंट कहा जाता है। माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति बहुत लंबे समय तक और बहुत सारी पार्टियों ने किया है। वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है जो आज मेजॉरिटी की अपीजमेंट की पॉलिसी चलने लगी है। अब मेजॉरिटी अपीजमेंट होने लगा है और हर जगह के चुनाव में आप देखें तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। हर घटना को सांप्रदायिक रंग देने का काम किया जा रहा है। हर जगह दो पक्ष खड़े हो जा रहे हैं। एक तरफ शिक्षा संस्थान में हिजाब को लेकर इतना बड़ा बवाल होता है, दूसरी तरफ हमारी सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में रामनवमी की पूजा और इफ्तारी और उसको लेकर के उसके विश्वविद्यालय के बच्चों में विवाद, ये सब चीज़ें एकदम दो धड़े बनते जा रहे हैं और एक धड़ा बनने की कोशिश में बहुत जगह बहुत लोग अपनी मर्यादा और जो हमारी सोशल हार्मनी जिसको कहा जाता है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको तोड़ने पर आमादा है। सही कहा राजीव आपने। मैं एक बार दोबारा आपके पास आऊंगी, एक लीगल पहलू भी मैं इसका समझ लेती हूं, उसके बाद विनोद जगदाले आपके पास आती हूं। तो प्रभाकर मिश्रा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझते हैं लीगल पहलू को, क्या कानून इसकी इजाजत देता है? कोई जगह है कि कोई इंसान, कोई नेता खड़ा हो जाता है और वो अपने मन मुताबिक आदेश पारित कर देता है, धमकाने लगता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर इसके नतीजे भुगतने होंगे? इसकी कोई जगह है क्या? विपनेश, सही कहिए तो अभी जो स्थिति बनी है उसमें कहीं नहीं दिखता है कि देश में कानून की कोई जगह है या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जगह है। मैं सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में खड़ा हूं, वहीं से मैं लाइव दे रहा हूं। राजीव रंजन ने जो बातें कही और आपने जो रिपोर्ट्स बताई जगह जगह की, रामनवमी के दौरान दो संप्रदायों में हिंसक झड़पें हुई, लेकिन उसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं, वो ये कि एक दिन पहले नोएडा एक्सटेंशन में लाउड स्पीकर पर जगराता गाने को लेकर के कोई आदमी परेशान हुआ कि देर रात में जगराता लाउड स्पीकर पे आवाज आ रही है और उसने कहा कि ये कानून का उल्लंघन है और उसने वहां जाकर मना करने की कोशिश की। और जो आरोप है उसका ये कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने उसे लिंच करने की कोशिश की थी। उसके और उसके पत्नी के साथ अभद्रता हुई, पुलिस की मौजूदगी में उस मामले में एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा था। मैं इसको धार्मिक भेदभाव से अलग में किसी और दिशा में ये घटना जा रही है। वो आप देखिए कि किस तरह से लोग चार्ज हो चुके हैं, किस तरह से इन मुद्दों को लेकर लोगों में आक्रोश है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि कानून क्या कहता है, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया कि भाई 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल नहीं होगा। राज्य सरकारें आई और राज्य सरकारों ने कहा कि कई मौके ऐसे होते हैं जब धार्मिक कुछ उत्सव होता है, कुछ जलसे होते हैं, जहां पर हमें देर रात तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत दी जानी चाहिए और राज्य सरकारों के पास अधिकार होना चाहिए। कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दिया। मतलब अगर आपको किसी खास मौके पर इस तरह की चीजों की जरूरत है तो आप सरकार से, वहां के स्थानीय अधिकारी से परमिशन लीजिए और तभी आप लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये हो गई कानून की बात। अब वहीं पे बात आगे कहता हूं मैं कि केवल ये विवाद मस्जिदों पे लाउडस्पीकर लगाने की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक विवाद हुआ जगराता में, देर रात अगर लाउडस्पीकर बजता है तो विवाद वहां पर भी होती है। मैं ये जो बात कहता हूं, बहुत लोग इस बात को लेकर नाराज भी होते हैं कि आप इस तरह की बात क्यों करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर लाउडस्पीकर
मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजना खराब है, तो ठीक उसी तरह से जगराता में रात में 10:30 बजे 11 बजे लाउड स्पीकर 12 बजे अगर बजता है वो भी खराब है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो चूंकि यहां पर चर्चा नहीं हो रही, यहां पर सियासत हो रही है। और अदालतों की जहां तक बात है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, उसके लिए रेगुलेशन होना चाहिए। कई मामलों में हाई कोर्ट में जब मामला जाता है तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसी महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बात कह दी थी कि लाउड स्पीकर में अजान पढ़ना इस्लाम धर्म, इलाहाबाद हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर में अजान पढ़ना, नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो ये दोनों चीजें देखनी होंगी कि क्या किस तरह से सोशल हार्मोनी को मेंटेन करना है। क्या जैसे जैसे हमारे यहाँ शिक्षा का दर बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे समृद्धि आ रही है, वैसे वैसे हम उस जाहिलपने की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम एक दूसरे के प्रति इतना भी उनके धर्म के प्रति, एक दूसरे के धर्म के प्रति थोड़ा सा भी संभाव नहीं है कि अगर रामनवमी का जुलूस निकलता है तो वहां पर कोई पत्थरबाजी करता है या रामनवमी के जुलूस को जानबूझकर मुस्लिम इलाके में ले जाया जाता है और मस्जिद पर कोई भगवा झंडा फहराता है। कमियां दोनों की तरफ दोनों में है और बड़ी एक दुखद स्थिति है कि सारी संस्थाएं मौन है, एक तरह से कहें। इस ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे मामले में प्रधानमंत्री प्रत्येक महीने में एक बार आते हैं और मन की बात करते हैं और तमाम बातें कहते हैं, देश के लोगों के सामने अपनी पीड़ा, अपने तमाम सुझाव देते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस मसले पर एक बार आकर कहना चाहिए कि ये देश इसके लिए नहीं जाना जाता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हों। ये देश इसके लिए नहीं जाना जाता है कि रामनवमी के मौके पर पत्थरबाजी हो। ये देश इसके लिए नहीं जाना जाता है कि मस्जिदों पर कोई हिंदू जाकर भगवा फहराए। ये देश इसके लिए जाना जाता है कि मस्जिद के सामने से जब रामनवमी का जुलूस निकले तो मुसलमान वहां पर हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं को पानी पिलाएं, या जब इसी तरह से किसी भी धर्म का, मतलब सर्वधर्म समभाव वाला देश है। तो ये पीड़ा होती है विपनेश। लेकिन बड़ी बात यह कि आपने कहा कि जरूरी मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती। जरूरी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आज के जो आंकड़े हैं महंगाई के, वो बता रहे हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है। पहले डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े। राजीव जी रुक जाइए राजीव जी, मैं आऊंगी, राजीव पांडे जी आऊंगी, रुक जाइए, भड़किए मत, ऐसे नहीं भड़किए, मैं सवाल करूंगी, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा, रुक जाइए। अभी मैं अपने सहयोगी का रुख कर रही हूँ। बोलिए प्रभाकर मिश्रा, बोलिए। हाँ विपनेश, मैंने कहा कि जो जरूरी मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे ये हैं कि आम आदमी महंगाई से परेशान है। जरूरी मुद्दे ये हैं कि डीजल पेट्रोल और गैस के महंगाई से परेशान आदमी के बच्चों के स्कूल में पढ़ने जाने की फीस बढ़ गई। उसका बस से, जिस बस से वो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो चीजें बढ़ गई। तमाम चीजों पर महंगाई बढ़ गई। बात उस पर होनी चाहिए। बात उस पर होनी चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसको कैसे सुदृढ़ करना है। बात इस पर होनी चाहिए। ये प्रभाकर मिश्रा, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही, बेरोजगारों बिल्कुल सही कही है। और ये कहावत यहाँ पर सच बैठती है कि अगर आप किसी के घर में पत्थर फेंकोगे तो ये गारंटी नहीं है बिल्कुल भी कि वो नहीं फेंकेगा। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, कोई एक यहाँ पर ठीक बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक खबर आ रही है, उसके बाद विनोद जगदाले आपके पास आ रहे हो। नीतीश राणे का राज ठाकरे पर हमला हुआ है। लाउड स्पीकर का मुद्दा बीजेपी का है, ये कह रहे हैं राज ठाकरे हमारे मुद्दे पर काम कर रहे हैं। पहले वो ठाकरे आते थे, अब ये ठाकरे आ रहे हैं। सुनिए। लाउड स्पीकर का जो विषय है वो भारतीय जनता पक्ष ने अलग अलग माध्यम से, हमारे प्रसाद लाड हो, हमारे प्रवीण दरेकर जी हो, हमारे मोहित खंबो जो, ये सब लोग ने अलग अलग तरीके से लाउड स्पीकर का विषय लिया है। वो विषय एमएनएस को भी पसंद आया, इसलिए एमएनएस भी अभी हमारे पीछे वो विषय लेके आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे जी को अभी भारतीय जनता पक्ष की भूमिका पसंद आने लगी है। अभी वो कितना देर तक पसंद आती है वो सवाल उनको पूछना चाहिए। जिसको हमारी स्क्रिप्ट पसंद है वो हमारे हिसाब से पीछे पीछे आते। पहले वो ठाकरे आते थे, अभी ये ठाकरे आते, उतना ही फर्क है। बीजेपी के विधायक हैं नीतीश राणे, वो देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि राज ठाकरे हमें फॉलो कर रहे हैं। विनोद जगदाले आपके पास आ रही हूं। देखिए सियासत भी शुरू हो चुकी है जो राज ठाकरे ने शुरुआत की। तो मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो आगे क्या करने वाले हैं राज ठाकरे? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो? देखिए विपनेश, कल थाने शहर में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की जो रैली हुई, उस रैली में खुद राज ठाकरे ने एक बात कही है कि 3 मई को ईद है। कल यानी उन्होंने कहा कि 12 तारीख है आज,
तो 12 तारीख से 3 मई के बीच में राज्य सरकार को कहूंगा, होम डिपार्टमेंट को कहूंगा कि मस्जिदों पर लगे जो लाउड स्पीकर हैं उन लाउड स्पीकरों को वहां से निकालें। अगर नहीं निकालते हैं तो हर मस्जिद के पीछे हम मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, देश भर के तमाम मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजने चाहिए। उन्होंने हिंदू जनता से आह्वान किया कि सभी हिंदू साथ आए और वहां पर लाउड स्पीकर बजाए मस्जिदों के सामने। अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों से नहीं हटते हैं तो साफ है राज ठाकरे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश में हिंदुत्व का एक चेहरा बन के उभरने की कोशिश वहां पर वो कर रहे हैं। आपको पता ही होगा हिंदुत्व के लिए शिवसेना जानी जाती है, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद उसने कांग्रेस और एनसीपी जो सेक्युलर के लिए जाने जाते हैं उनका हाथ थामा। तो अब जो स्पेस खाली बची है, एक स्पेस तो भाजपा के पास है, लेकिन शिवसेना अगर कांग्रेस एनसीपी के साथ गई तो जो स्पेस बची है हिंदुत्व की वो हमें मिले, इसके लिए राज ठाकरे यहां पर पूरी संभव तरीके से कोशिश कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री हो महाराष्ट्र की, राज्य सरकार हो, उनको सीधा कह रहे हैं कि इसके आगे कुछ होगा तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम दंगा नहीं चाहते। लेकिन लाउड स्पीकर ये धार्मिक विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। इसके अभी एक बात ये भी है, आपने कल देखा ही होगा, सिर्फ लाउड स्पीकर नहीं, उन्होंने पीएम मोदी से भी 2 मांग कर डाली कि देश में कॉमन सिविल कोड और लोक संख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। यही मांग कुछ सालों पहले बाला साहब ठाकरे ने केंद्र सरकार से की थी। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी या फिर किसी अन्य गठबंधन की सरकार थी, तब ये मांग बाला साहब ठाकरे उठाते रहे हैं और यही मांग, चाचा की मांग, अब भतीजा राज ठाकरे यहाँ पर उठा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में समस्याएं कम नहीं है। जैसे प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि पेट्रोल डीजल, आज यहाँ पर मुंबई में पेट्रोल 124 रुपए से भी ज्यादा महंगा मिल रहा है, डीजल करीब 105 रुपए के आसपास यहाँ पर मिल रहा है, सीएनजी 67 रुपए प्रति किलो यहाँ पर बिक रहा है, सिलेंडर के दाम भी 1000 रुपए को पार कर चुके हैं। कई समस्या है यहाँ पर। प्रभाकर ने जिस प्रकार से बात कही कि स्कूल की बस की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ऐसी कई समस्या है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब नाकामी छुपाने के लिए अब हिंदुत्व के मुद्दे को आग देने की कोशिश यहाँ पर भारत में धर्म पर सियासत करना आसान है। जब और मुद्दों से काम नहीं चलता तो धर्म को ले आते हैं बीच पर, इस पर अपनी सियासत खूब चमकाते हैं। महंगाई, कोरोना, रोजगार, शिक्षा, ये सब दिखाई नहीं दे रहा है इन नेताओं को। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से। डॉक्टर वागीश जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये धर्म पर सियासत कब तक चलती रहेगी? महाराष्ट्र में समस्याएं नजर नहीं आ रही हैं कि राज ठाकरे को उन पर बात पहले करनी चाहिए? ये धर्म की सियासत है ही नहीं और ये सियासी मुद्दा नहीं है। लाउड स्पीकर का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो ही नहीं सकता और धर्म का राजनीति में इस्तेमाल होना भी नहीं चाहिए। ये सिर्फ सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक समस्या है और इस समस्या का निदान होना चाहिए। 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आदेश दिया जा चुका है, तो राज्य सरकार से कोई मुद्दा उठाया नहीं है। कई साल से लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और वो अपनी तरीके से अपनी बात कहते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में सोकर के उठे और अचानक कोई स्वप्न आया और उन्होंने लाउड स्पीकर बंद करने की बात कर दी। एक मुद्दा लेकर के राज ठाकरे जी बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और उस मुद्दे को अभी सोच लो यानी एक निर्णय तक पहुंचाने का समय आया है। हमने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि 3 तारीख तक, आने वाली 3 मई तक जितने भी मस्जिदें हैं महाराष्ट्र में उन सभी से लाउड स्पीकर उतारे जाए और उसके बाद कोई समस्या ही नहीं है ना। नहीं, राज ठाकरे क्या है? कानून है, संविधान है, सरकार है, क्या है राज ठाकरे जो ऐसे धमका रहे हैं? राज ठाकरे दबाव तंत्र हैं। राज ठाकरे लोकतंत्र का वो चेहरा है जो सरकारों पर दबाव बना करके उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मजबूर कर सकते हैं। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि विपक्ष मजबूत तरीके से अपनी बात उठाए और सरकार को दबाव डाले कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए उसको करे। तो राज ठाकरे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लोकतांत्रिक पद्धति से कह रहे हैं और ये लोकतांत्रिक पद्धति मुख्यमंत्री के निवेदन के माध्यम से की गई है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार सजग सरकार है, सारी चीजों को देख रही है और वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह का कोई माहौल बिगड़े। अगर सरकार जागरूक है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश का पालन करा, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और भरपूर समय है, राज ठाकरे जी ने सीधे सीधे कहा है कि मौलवियों को और मस्जिदों के जो भी संचालक हैं उनको बुलाएं और उनसे निवेदन करें। और मुझे लगता है कि संवाद से ये बातचीत हल हो सकती है। लोकतंत्र में ये धमकाने वाला तंत्र नहीं चलता है साहब, वो समय चला गया है। ऐसे खुलेआम खड़े होकर आप धमकी नहीं दे सकते हैं। किशोर तिवारी जी, ठीक है, रुक जाइए। किशोर तिवारी जी, तो धमकी समझें, आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं? ऐसे माहौल खराब नहीं होगा क्या राज्य में? खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, कानून नाम की कोई चीज है या नहीं है? नहीं, महाराष्ट्र में कानून
स्थिति दुरुस्त तो दुरुस्त है। राज ठाकरे जी ने कल ही भाषण में बोला कि उन्होंने 3 समस्याओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं हैं। एक तो लाउड स्पीकर की बात की, दूसरी समान नागरिक कायदा की, तीसरी पॉपुलेशन की। तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी कोई भूमिका ले लेती है तो महाराष्ट्र सरकार लेगी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन है, हमने इसके पहले ही नोटिस दे दी थी और हमने मीटिंग ले ली और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो किया जाएगा। अब जैसे अभी राणे साहब का भी स्टेटमेंट आया, ये बीजेपी की बी टीम बनके बीजेपी का एजेंडा महाराष्ट्र में रन करना चाहती है। लेकिन मैं राजू पांडे को कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे आप निर्णय लो, राज्य स्तर पे हम लेंगे। लेकिन माथुर मैडम, आपने जो मूल मुद्दे बताए, प्रभाकर ने भी बताए, राजू ने भी बताया कि देश के सामने इतनी समस्याएं रहते हुए नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर हम कब तक लोगों को भटकाएंगे। ये सब नॉन इश्यू है। महाराष्ट्र में नॉन इश्यू ही अभी चल रहे हैं, इसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो। और ये देखो, ये 3 मई की इन्होंने हमको डेडलाइन दी है। मैं डॉक्टर सारस्वत जी को बता देता हूँ, यहाँ कानून का राज है। तुम अगर कानून हाथ में लेंगे तो हम आपको कानून से ही निपटेंगे। चलिए ठीक है, राजीव पांडे जी जवाब दीजिए, क्या एजेंडे के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है? नीतीश राणे जो कह रहे हैं और किशोर तिवारी जी ये कह रहे हैं कि बी टीम बनकर जो सेना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काम कर रही है, बीजेपी की बी टीम बनकर, क्या एजेंडे के तहत ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल तिवारी जी मजाकिया व्यक्ति हैं, वो मजाक करते हैं। सबसे बड़ा विषय है महंगाई। महंगाई में जब पूरे देश में पेट्रोल और डीजल सेंटर सरकार ने जब स्लैब किया, राइट, तो देश का एकमात्र प्रदेश है महाराष्ट्र, ये स्टेट गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी कम नहीं किया। लेकिन आपके रिपोर्टर इस बारे में बात नहीं करेंगे। सरकार इनकी है, यहाँ पर इनकी सरकार है, इन्होंने कितने पैसे कम किए पेट्रोल डीजल से, पहले ये बात। लेकिन इसलिए मैं इस विषय पर नहीं, जो आज का मुद्दा है उस पर बात करते हैं। देखिए, एक बात है, मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, माननीय राज साहब ठाकरे ने यह मुद्दा उठाया है। देखिए, राजनीति इस पर नहीं है, ये मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, ये मेंटल हेल्थ का इश्यू है। ये जो लाउड स्पीकर, वैसे ही मुंबई दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है। बीच में नहीं बोला मैंने किसी से, मैंने नहीं बोला। एक मिनट मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। नहीं, बीच में देखिए, ये किशोर तिवारी जी सुनिए जरा, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, उनको बोलने दीजिए। लेट हिम स्पीक प्लीज, किशोर तिवारी जी। ओके, राजीव पांडे जी रखिए बात। मेरा ये कहना है कि इस विषय पर पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ना 10 से 6 वाला, उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए। और मुंबई में एक भी जहां भी लाउड स्पीकर है, मैं तो हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं कर रहा हूं, उस लाउड स्पीकर को तो उतारना पड़ेगा अगर मुंबई सिटी को बचाना है, दिल्ली सिटी को बचाना है। आप सारे उतार दो, आप लोगों के हेल्थ के लिए काम करो, आप सारे उतरवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहिए हमको लाउड स्पीकर। पहली बात। अब ये कह रहे हैं देश के विषय पर है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट का सब्जेक्ट है, और राज साहब ठाकरे ने जो बात कही है, ये राजनीति में आपने कहा कि भड़काऊ बयान है। ये किस कोर्ट में भड़काऊ? मैं सरकार से कोई मांग कर लूं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं। ये मांग है कि आप, ये मांग है, धमकी दी जा रही है 3 तारीख तक अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारे तो फिर हम ऐसा करेंगे। मैं अनशन करूंगा अगर मैं डिमांड करता हूं। बीच में रुकिए, मैं अगर ये डिमांड करता हूं कि नहीं तो मैं आजाद मैदान में अनशन पर बैठूंगा, ये धमकी देना है क्या? उन्होंने क्या कहा, आप उतार दो, आप नहीं उतारोगे तो मैं ये करूंगा। अब आप थोड़ी, और तीसरी बात, आपके प्रभाकर मिश्रा जी ने कहा मुस्लिम एरिया। अरे भैया, मुस्लिम एरिया कौन सा है हिंदुस्तान में? प्रभाकर मिश्रा जी, आप सुप्रीम कोर्ट में, मैं जानता हूं आपको, आप भी मुझे जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े होकर के कहते हैं मुस्लिम एरिया से जुलूस नहीं जाएगा। कोई मुस्लिम एरिया हिंदू एरिया नहीं है। मुस्लिम एरिया था तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कट करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। नहीं, राजीव जी मुझे ये बताइए, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछती हूँ, हिंदुस्तान में ये इलाके रास्ते क्यों बंट रहे हैं? हिंदुस्तान में ये इलाके और रास्ते क्यों बांटे जा रहे हैं? आप तो नए भारत की बात कर रहे हैं, न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, कहीं से भी आप ताजिया निकालिए, कहीं से भी आप शोभा यात्रा निकालिए, रास्ते आखिर क्यों तय हो रहे हैं? क्यों हमें पुलिस की जरूरत है? हर जगह से शोभा यात्रा निकलेगी, कोई एरिया बाकी नहीं रहेगा। जहां 17 लोगों को मन होगा पुलिस परमिशन के साथ निकलेगी। पुलिस परमिशन जरूरी है, जो लीग जरूरी है वो हम करेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण,
इस देश में जर्नलिस्ट लोग भी मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए नहीं, इस बात पर मुझे आपत्ति है। कौन सा है? नहीं, रुक जाइए। मुस्लिम एरिया कौन सा है? क्या राजीव पांडे जी, आप बात को गलत समझे हैं। एक बार मैं प्रभाकर मिश्रा उंगली उठा रहे हैं, करेक्ट कर देते हैं। आप एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए जो बात की गई है। मुस्लिम एरिया कौन सा है हिंदुस्तान में? रुक जाइए राजीव पांडे जी, एक बार करेक्ट कर देते हैं, आपने गलत सुन लिया है। प्रभाकर मिश्रा जल्दी से, फिर मैं राजीव रंजन के पास जा रही हूँ। शायद आपकी बात को गलत समझ बैठे हैं राजीव पांडे जी। विपनेश, राजीव पांडे जी जो बात कह रहे हैं, जो मैंने जो कहा कि मुस्लिम एरिया शब्दों को पकड़कर सियासत करना, चूंकि मैं पत्रकार हूं, मुझे सियासत नहीं आती, शब्दों को पकड़ करके सियासत करना पॉलिटिकल पार्टियों को शोभा देता है, वो करें। लेकिन इस देश में कानून के इतर अगर कोई आदमी एक बात कहता है कि अगर दिल्ली बचाना है या मुंबई बचाना है तो आपको लाउडस्पीकर उतारना पड़ेगा, ये ठीक है? क्या ये सच नहीं है कि प्रत्येक शहर में, प्रत्येक इलाके में कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पर मुस्लिमों की बहुतायत होती है? ये क्या सच नहीं है? ये क्या सच नहीं है? या गुजरात में ऐसा नहीं है, या महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है? आप जहां पर है नहीं, मैं जहां दिल्ली में हूं वहां पर भी ऐसा है। ये समाज की कड़वी सच्चाई है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो केवल मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की बात हो रही है, कहीं भी इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि देर रात जगराते में लाउडस्पीकर क्यों बजता है। राजीव जी बताएंगे क्या इस बात को? मैं जवाब दे देता हूं, अगर आप मुझे समय दे तो। एक मिनट राजीव पांडे जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट, मैं इस पर जवाब दूंगी। पहले मेरे सही, मैं किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर के यूज का समर्थन नहीं करता। चलिए ठीक है, हमको बचाना है तो ये बाकी अपने नेताओं से भी कह दीजिए सर। चाहिए आप बंद करा दीजिए लाउड स्पीकर, सब प्रकार के लाउड स्पीकर बंद कराइए। एक मिनट रुकिए। आपने एक न्यूज लॉन्ड्री का रिपोर्ट, आपने अपने चैनल पे एक न्यूज लॉन्ड्री का रिपोर्ट चलाया, वो फेक न्यूज है। वो जानबूझ करके हीरो बनने के लिए एक जर्नलिस्ट ड्रामा किया है, उसके बारे में मेरे पास ये आप तय नहीं करेंगे। रुक जाइए राजीव पांडे जी, रुक जाइए, इतना मत भड़किए सर, थोड़ी शांति से बात कीजिए, रुक जाइए। एक बार राजीव मैं आपके पास आ रही हूँ, किशोर तिवारी जी से भी एक रिएक्शन ले लेती हूँ छोटा सा, फिर मैं आपके पास आती हूँ। किशोर तिवारी जी। नहीं, देखो, मैं राजीव रंजन, प्रभाकर मिश्रा और विनोद जगदाले को से जानता हूँ, और इनकी इंटीग्रिटी पे डाउट करना, इन्होंने जो सवाल उठाए उस पर बोलना, तो मुझे लगता है साउंड से ज्यादा बीजेपी के और मनसे के मेंटल हेल्थ का इशू हो चुका है। विपनेश जी, आपने सामाजिक विषय, महंगाई के विषय, आर्थिक विषय पे क्या समय हो गया है इसलिए बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो सर यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर रही हूँ कि क्या दोनों इन पर बात करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जिस पर राजनीति आसान है वो मुद्दे छुआ दिए जाते हैं। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट शांति रखिए, मैं आ रही हूँ। राजीव रंजन, आपने सभी को सुना, अब क्या कहना चाहेंगे आप? रुक जाइए सर, सुन लेते। राजीव रंजन। देखिए विपनेश, हम जिस समय में रह रहे हैं, आपको याद होगा कि 2020 में दुनिया भर में जब कोरोना की बीमारी आई तो हिंदुस्तान में निजामुद्दीन के मरकज को ही उसका उद्गम स्थल बता दिया गया और जगह जगह खोज करके उनको निकाला गया और पूरे देश में ही ऐसा माहौल बनाया गया कि कोरोना भारत में ले आने की जो उद्गम स्थल है वो निजामुद्दीन का मरकज है। और जब दूसरी लहर आई जिसमें अब कितने लोग मरे और कितने लोग उसमें संक्रमित हुए उसका कोई अंदाजा नहीं, तब वो बात खत्म हो गई। बात यह है कि आपको मूल समस्याओं से ध्यान भटकाना है। कोरोना जैसी गंभीरतम बीमारी जो दुनिया में पहली बार आई थी, उससे निपटने के हमारे हालात ठीक नहीं थे, लोगों की तैयारियां नहीं थी, सारी सरकारों की स्थिति ठीक नहीं थी, तो एक चला दिया गया कि निजामुद्दीन के मरकज से, और उससे क्या माहौल देश में बना था आपको पता है। दरअसल विपनेश, मैं बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता को ही उसके असल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। इस देश की जनता को ही बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत ज्यादा बाजार में, सड़कों पर, गांव और शहरों में घूमता रहता हूं। मुझे महंगाई को लेकर के लोग परेशान तो हैं लेकिन कोई रोष नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनके लाउड स्पीकर की बात, अजान की बात, मंदिर की बात, 370 की बात
बहुत अभी मैं कल ही एक ट्रेन से गुजर रहा था, जम्मू से, उधमपुर से जम्मू आ रहा था। उस आदमी ने मुझसे कहा कि 370 खत्म होने का हमारे ऊपर कोई फर्क अभी तो समझ में आ नहीं रहा कि फायदा नुकसान क्या होगा, अभी आगे देखेंगे। लेकिन पूरा देश खुश है कि कश्मीर से 370 खत्म हो गया। जो मामला जहां का है उस जगह के लोगों का नहीं, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत खुश है कि 370 कश्मीर में खत्म हो गया। मूल बात है कि आप अपनी समस्याओं की पहचान खुद कर रहे हैं कि आप दूसरी चीज़ों में ऐसे मुद्दे जिसमें आपको भटकाया जाए या बहकाया जाए, या जो हमारी असल ज़िंदगी। देखिए, एक बहुत बढ़िया बहुत बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कही जाती है कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और हमने सारे धर्मों को मिला करके भारत, एक ही दिन हम लोग आज़ाद हुए, 24 घंटे में दोनों देश। आज पाकिस्तान कहाँ है और आज हिंदुस्तान कहाँ है? ज़मीन आसमान का नहीं, मैं कहता हूँ पाताल और आसमान का अंतर है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश भी इस्लामिक कंट्री है, लेकिन आज उसकी जीडीपी की दर अगर ऐसे ही चलती रही तो दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में बांग्लादेश पहुंच जाएगा। वहां क्या स्थिति है और पाकिस्तान की क्या स्थिति है? जब धार्मिक कट्टरता और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचने लगे, जब सर्वधर्म समभाव पर चोट पहुंचने लगे, जब सामाजिक सामंजस्य खत्म होने लगे, तो वो किसी भी परिवार, समाज, देश के विकास में एक अवरोध पैदा करता है। और सबका साथ सबका विकास का हमारी सरकारों का जो नारा है उसको बहुत चोट पहुंचती है। तो ये सारे लोग जो ये काम कर रहे हैं, न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि देश और समाज के लिए एक अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। राजीव, आपने एकदम सटीक बात कही है और ये नेताओं को नहीं समझ में आ रही है, वो समझना भी नहीं चाहते। एक बड़ी खबर आ गई, उसका रुख कर लेती हूँ। हमें हिंदुत्व ना सिखाएं, एमएनएस के लिए कहा गया है संजय राउत की तरफ से। हिंदुत्व हमारे खून में है, संजय राउत कह रहे हैं। देखिए अब महाराष्ट्र में क्या शुरू हो गया है। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था और हिंदुत्व के बारे में हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, रगों रगों में बहता है। और जब भी हिंदुत्व के ऊपर हमला हुआ है तो बीजेपी और ये बीजेपी के नए भोंगे सामने नहीं थे, हम थे। डॉक्टर वागीश, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ये कहना चाहेंगे कि संजय राउत जो संपादक को बात करनी चाहिए, तो ये संपादक सारे के सारे पक्षपाती हो गए हैं। अभी राजीव रंजन एक बात कह रहे थे कि लाउड स्पीकर का मुद्दा बना रहे हैं। देखिए भाई साहब, कोरोना की बात आपने की, कोरोना के समय पे सारे मंदिर बंद थे, पूरे देश भर के मंदिर बंद थे, लेकिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर कभी बंद नहीं हुआ। कोरोना में मरीजों को तकलीफ होती रही, लेकिन लाउड स्पीकर कभी नहीं बंद किया गया। सारी मस्जिदें भी बाहर से बंद थी, बाहर से ताला था, लेकिन उनकी अजान हमेशा चलती रही। लेकिन मंदिरों में ताले लगे हुए थे, मंदिरों में कोई इस तरह के अनुष्ठान आयोजन नहीं हुए, मंदिरों ने आपको तकलीफ नहीं दी। और दूसरी बात यह है कि जब कभी भी हम तो ये कहते हैं कि धर्म कोई भी हो, हमारा हिंदू धर्म हो या आपका मुस्लिम धर्म हो, हमारी जो प्रार्थना है वो घर में करने की चीज है। अगर आप किसी जगराते का मुद्दा उठाया, अगर उसने परमिशन लेकर के लाउड स्पीकर नहीं लगाया है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोर्ट का नियम है कि आप परमिशन लीजिए तो परमिशन लेकर ही कीजिए। हम नवरात्रि करते हैं महाराष्ट्र में, नवरात्रि में लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन मिलती है और एक निश्चित समय के लिए मिलती है, लेकिन मस्जिदों में सुबह 5 बजे ढोंगा बजता है, उसे तो कोई नहीं रोकता है। कोर्ट का नियम है कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कीजिए ना, एप्लीकेशन लगाइए ना। आप ऐसे ग्राउंड में खड़े होकर ऐसे धमका नहीं सकते, अपने आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। कोई कानून नहीं है, संविधान नहीं है राज ठाकरे। संविधान वाला देश है, उसके लोकतंत्र वाला देश है, उसके हिसाब से चलना होगा। अब ऐसे बयान देकर आप समाज का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर रुक जाइए। जब आपकी सियासत और मुद्दों से नहीं चमकती है, क्योंकि आप महंगाई की बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी की आप बात नहीं कर सकते, कोरोना में उत्पन्न हुई प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर सकते, तो आप ले आइए धर्म बीच में, क्योंकि इससे सियासत खूब चमकेगी, ये सभी को पता है। महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है। राजीव पांडे जी कर क्या रही है? महाराष्ट्र सरकार किसी किसानों की चिंता नहीं है। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मैं आ रही हूँ सर, किशोर तिवारी जी आऊंगी, लास्ट मिनट आपको दूंगी। देखिए आज पाकिस्तान कहाँ चला गया, हम कहाँ हैं। देखिए हिंदू वे ऑफ लाइफ है हिंदुस्तान का। पाकिस्तान जिस आधार पे गया वहाँ सीरिया भी है, यमन भी है, वो उनका प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम में उनको रहने दीजिए, वैसा हमको नहीं बनना है। इसीलिए हम लोग आज बात कर रहे हैं
कि पाकिस्तान मत बनाओ भाई, सुबह सुबह डिस्टर्ब मत करो। आप रामनवमी के जुलूस पे हमले होते हैं, रामनवमी के जुलूस पे आपने कभी तजिया के जुलूस पे हमले देखे क्या? हिंदुस्तान में, मैं तो हिंदू मुस्लिम एरिया मानता नहीं, तजिया हमारे दरवाजे पर आता था एक जमाने में। राजीव पांडे जी, केंद्र में आपकी सरकार है, राइट? अन्य राज्यों में भी आपकी सरकार है। ये नहीं, ये इस तरीके से आदेश पारित करना, धमकाना, कुछ भी बीच बाजार में बोल देने से माहौल खराब हो रहा है। कानून ले आइए ना, इस पर बहस कीजिए। इक्वल होना चाहिए ना सबके लिए, है ना? ऐसे रास्ते रोकना, इस रास्ते से नहीं जाना, उस रास्ते से नहीं जाना, ऐसी स्टेटमेंट देने ना, इससे माहौल खराब हो रहा है सर देश का। अगर सच में ही आप चाहते हैं कि न्यू इंडिया बने और शांति व्यवस्था कायम रहे तो एक कानून पर ले आइए, सबके लिए इक्वल, वो बराबर होना चाहिए, उस पर बहस कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। एक के लिए होना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए, तो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा ना। सर्वधर्म वाला ये देश है। वक्त इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।